जनता टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और इस वक्त मैं हूं अम्बेडकर नगर में। दरअसल यहां पे टिकटों के बंटवारे को लेकर बड़ा मतभेद चल रहा है और तमाम नेताओं को जनता के बीच में जाने के पहले, विरोधियों से टक्कर लेने के पहले पार्टी में अपनों से टक्कर लेना पड़ा है टिकट को लेकर के। आज हम जिससे बातचीत कर रहे हैं वो एक जाने माने नेता हैं, पूर्वांचल में उनकी एक बड़ी पहचान है और उनका नाम है त्रिभुवन दत्त जी। त्रिभुवन दत्त जी, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत। त्रिभुवन दत्त जी, आप एक संगठन के खाटी आदमी माने जाते हैं और ये माना जाता है कि आप जहां रहते हैं बड़ा अनुशासन में रहते हैं और टिकटों के लिए जिस तरह से मारामारी हो रही है, जिस तरह से आपके पक्ष में लोग हैं, विपक्ष में लोग हैं और दल बदलने के बाद नई पार्टी में आकर के, क्या आपको लगता है कि ये नए पार्टी में आने में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है? देखिए, ये तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट में समय लगता है, लेकिन फिलहाल जो इस समय पूरे प्रदेश का माहौल है, आम जनमानस की एक धारणा बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें प्रदेश से हटाना है और प्रदेश से हटाने के विकल्प के रूप में इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की तरफ सब लोग देख रहे हैं और निश्चित तौर से इस विचारधारा को लेकर के पूरा आवाम समाजवादी पार्टी की तरफ खड़ा है। हाँ, कुछ टिकट मांगने वाले लोग थे जिनकी चाहत थी कि हम भी चुनाव लड़ें, हमें भी विधायक बनने का अवसर मिले, तो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट है, लेकिन वो सब पार्टी के लिए सब तैयार हो जाएंगे, सब लड़ने का काम करेंगे, कहीं कोई मतभेद दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, ये लगता है त्रिभुवन दत्त जी की जैसे कि टिकटों के बंटवारे के लिए जैसे आपस में पहले आपको लखनऊ रहना पड़ता है, तो अगर उस क्षेत्र में आप काम करते, लोगों के बीच में जाते, तो जो आपस में लड़ना पड़ता है, आपस में एक द्वंद्व चलता है, अगर नेता पहले से कन्फर्म कर दे भाई आप चुनाव लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, तो वो एक द्वंद्व मिट जाए। अब आपको मैं बताऊं कि 27 अक्टूबर 2021 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष हमने पार्टी ज्वाइन की थी और उसी दिन हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप कहाँ से विधायक थे। हमने कहा विधायक तो मैं जहांगीरगंज विधानसभा क्षेत्र से था, जो अब आलापुर के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने बिना मुझसे टिकट मांगे ही उन्होंने कहा कि ठीक, आप वहाँ तैयारी करिए। और इधर 4-6 महीने पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसे औपचारिकता पूर्वक मिलने गया, तो उन्होंने कहा आप लखनऊ क्यों आते हैं, आप क्षेत्र में रहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे नेता का संकेत तो बहुत पहले हो चुका था और कभी आप पता कर लीजिए, मैं समझता हूं कि अक्टूबर के बाद लखनऊ एक बार गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने और उसके बाद कभी नहीं गया। और फिर 27 जनवरी को फोन आया उनका और इसके बाद तब मैं लखनऊ गया और मैं सैंबल लेकर के फिर वापस आया और वापस आने के बाद बराबर क्षेत्र में बना हुआ हूँ। ये तो लोग कहते हैं कि आखिर त्रिभुवन दत्त जी में क्या ऐसी मोहनी है कि वो टिकट जहाँ जाते हैं वहाँ उनका टिकट चढ़ जाता है, खूंटा गाड़ देते हैं, बसपा में रहते तो वहाँ खूंटा गाड़ देते हैं, सपा में है वहाँ गाड़ दिए हैं और अब टिकट उनके घर पे लोग दे के जाते हैं। बाकी बड़े बड़े नेता आपके जिले के जो है बेचारे अंत तक कन्फर्म नहीं को लड़ेंगे कि नहीं। देखिए, अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, व्यक्ति के कर्मठता पर निर्भर करता है। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो अतिशयोक्त होगी। निश्चित तौर से मैं पढ़ाई पीरियड से माननीय कांसी राम साहब के सानिध्य में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चल करके बहुजन समाज पार्टी जब नहीं बनी थी उसके पहले बाम सेफ DS4 में काम करने का काम किया और लगभग 17 वर्षों तक जागरी जत्था आवलिक ड्रामा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके समाज को जगाने का काम किया और हमारे जागरी जत्था को देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटती थी। और निश्चित तौर से मैं बहुजन समाज पार्टी में जब था तब भी मुझे कभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व से टिकट मांगने का मतलब निवेदन नहीं करना पड़ा। जब अवसर आया तो हमें नेता ने सर्वप्रथम जिला पंचायत सदस्य लड़ने का निर्देश दिया। मैं जिला पंचायत सदस्य लड़ा और लगभग 6000 वोट से जीता। जितना वोट लोग पाते हैं उससे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ने का मुझे अवसर मिला 2000 में और आप पता कर लीजिए पूरे प्रदेश में, मैं उस समय बहुत गरीबी में था, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव त्रिभुवन दत्त जीतने का काम किया था। इसके बाद 2002 में लोकसभा का प्रत्याशी मुझे बनाया गया। लोकसभा जीत करके मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंचा और इसके बाद फिर मैं बिहार, झारखंड, दिल्ली जैसे प्रदेश का प्रभारी रहा। फिर उत्तर प्रदेश में लगभग लखनऊ से लेकर इधर जितने मंडल हैं सभी मंडलों में प्रभारी रहा। मेरी कर्मठता को देख करके बहन जी ने हमें अवसर दिया था, लेकिन कुछ
विगत वर्षों से पार्टी सिद्धांतों से हट करके काम करने लगी, कुछ पूंजीपतियों के सहारे पर बहन जी चलने लगी, तो जिससे हम लोगों के विचारों में मतभेद हो गया। तो जिसका नतीजा रहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पूरा सम्मान दिया। मैं टिकट नहीं मांगा, फिर भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी को बार बार बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी कर्मठता और मेरे व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए मुझे आलापुर से विधायक बनने का अवसर दिया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मिश्रा जी कि आप देखिएगा 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो आलापुर की जनता लगभग 50,000 वोटों से मुझे जिताएगी। आप भी सर्वे करके देख सकते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। ठीक है। अच्छा त्रिवेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है कि जो पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हैं, मुद्दों से चुनाव को भटकाने की कोशिश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे 2014 का आप चुनाव लीजिए, चाहे 19 का चुनाव लीजिए, चाहे 17 का चुनाव लीजिए, झूठे वादे करके, झूठे बातें करके वो सत्ता में आने का काम किया था। लोगों ने भरोसा किया था कि माननीय मोदी जी या योगी जी समाज के हित के लिए काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से आप देखेंगे जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे रोजगार का वादा हो, चाहे जो है 15 लाख देने का वादा हो, किसी भी वादे पर मोदी जी तुलने का काम नहीं किए। और बेरोजगारों का तो सबसे बुरी हाल हुई देश के इतिहास में। मैं समझता हूं कि जितना बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारों का हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। और जब न्याय मांगने के लिए गए, रोजगार मांगने के लिए दिए गए, तो आप देखे होंगे कि बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाने का काम किया गया। अभी विगत कुछ दिन पहले आपने देखा कि इलाहाबाद में किस तरह से नौजवानों के पीटा गया, जो देश का भविष्य है। निश्चित तौर से रूह कांप जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया। केवल एक उदाहरण मैं देता हूं, हाथरस की घटना का आप जिक्र कर लीजिए, आंखों से आंसू आ जाता है कि 16 साल की दलित की बेटी के साथ मतलब दरिंदगी की जाती है, हत्या की जाती है, माँ बाप को लाश भी नहीं दी जाती है, 12 बजे रात में लाश जला दी जाती है। यही रामराज की कल्पना है। तो निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आपत्तिजनक बातें करती है, जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। कभी केशव मौर्य करते हैं, कभी जोगी जी करते हैं, कभी और लोग करते हैं। निश्चित तौर से इन तमाम सी चीज़ों को लेकर के प्रदेश की जनता में बड़ा आक्रोश है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हर चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और 10 मार्च को इस प्रदेश के प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। त्रिवेंद्र जी, आप हमेशा आप लोग मुद्दा उठाते रहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब आपका विचार है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके अनुसार काम होना चाहिए। आपका नेता, आपकी पार्टी इस बात को बड़ा उठाती है और आपको लगता है कि जो क्या 5 सालों में बीजेपी ने जो पिछड़ों का आरक्षण है, दलितों का आरक्षण है, उस पर भी डाका डालने का काम किया, आप इस बात को लेकर बड़ा नाराज रहते हैं? पूरी तरह से आप देखे होंगे कि आरक्षण ही एक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, जो दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निजीकरण करके आरक्षण को धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह से खत्म कर दिया। लगभग 50% खत्म हो गया। और जो बचा खुचा था उसको भी बेईमानी के तहत खत्म करने का काम योगी और मोदी की सरकार ने किया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ताज़ा उदाहरण है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर से ये कि कुंठित मानसिकता के तहत जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था थी, जिसके तहत समाज को, पिछड़े दलितों, अकलियतों को मतलब गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की व्यवस्था हो, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा पे आए दिन प्रहार कर रही है। कोरोना काल का बहाना लेकर के मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह शिक्षा का प्रहार हो रहा है, अगर इसी तरह से 10 वर्षों तक ये काम चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं हटी, तो आने वाले दिनों में समाज गुलाम हो जाएगा। समाज गुलाम होगा तो देश गुलाम हो जाएगा। फिर 700 वर्ष 800 वर्ष तक की गुलामी की जंजीरों में हम जकड़ जाएंगे। इससे निजात पाने के लिए जनता सचेत है, बेरोजगार सचेत है, शिक्षित सचेत है और हर तरह की मुस्तैद तैयारी जनता ने कर रखी। लेकिन वो तो दूसरी बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे साहब हमारे पास सारे, हमने किसानों को सम्मान दिया, बेरोजगारों को भत्ता दिया, राशन घर घर पहुंचाया, एक्सप्रेस वे बनाए, हाईवेज बनाए, हवाई एयरपोर्ट्स बनाए, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया। तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अब उन्हीं से जरा पूछिए, किसानों का सम्मान की बात आपने कहा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। किसान जो इस देश का भविष्य अन्नदाता है,
मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है कि लगभग 1.5 वर्ष मान लीजिए, 1 साल से ऊपर किसान गर्मी, जाड़ा, बरसात खाता रहा, रोडों पर पड़ा रहा, अपनी मांग को लेकर के रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन मोदी जी के आंसू नहीं पसीजे, आंख नहीं पसीजे। उनको रास्ते से रोकने के लिए कीले लगाने का काम किया गया और बड़ा सम्मान वो करते हैं। आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, जो देश का गृह राज्य मंत्री उसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चला करके रौंदने का काम करे। पहले बताते थे, हम लोग तो नहीं सुने थे, लेकिन पूर्वज लोग बताते थे कि जब राजा बिगड़ता था तब प्रजा के ऊपर घोड़ा दौड़ा देता था। उस समय घोड़ा दौड़ते थे, आज किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां दौड़ रही हैं। यही सम्मान है। हाईवे इन्होंने बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। मैं पूछता हूँ कि इन्होंने एयरपोर्ट को बेचा किसने? रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने कौन कर रहा था? LIC को कौन प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहा था? यही लोग तो कर रहे हैं, दूसरा कोई कर रहा। और ये सब कर देंगे तो हमारे हाथ में बचेगा क्या? लाल किला, जहां से देश के गौरव के लिए मतलब स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, ऐसे अवसरों पर झंडा फहराने का काम किया जाता है, उस लाल किले को भी दूसरे के हाथ में बेच दिया गया। और ये देश के सम्मान और शाइनिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। जिसने भारत देश को बराबर बेचने का काम कर रहा हो, भारत देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहा हो, वो डिजिटल इंडिया की बात करता है। शर्म आनी चाहिए उसको। नहीं, उन्होंने देखिए ये बात तो आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए 3 कृषि कानून वापस ले लिए, और आप लोग कह रहे हैं सामने चुनाव के बाद वो फिर आ जाएगा। उनकी बात पे यकीन तो करेंगे, भरोसा तो करेंगे प्रधानमंत्री की बात पे? क्या बड़ा दिल उन्होंने किया? अगर बड़ा दिल क्या करना होता तो किसान जिस दिन धरने पे बैठा, 1-2 दिन 4 दिन सांकेतिक धरना होता है, उसी दिन ये वापस हो जाते हैं। इसको वापस करने में पूरा 1 वर्ष बीत गया और उन्होंने किसानों के सम्मान में, किसानों के हित में नहीं लिया वापस, बल्कि उन्होंने वोट के हित में लिया है कि अगर हम जाएंगे तो जनता हमें दौड़ाएगी। और दौड़ाया जनता ने। आपने देखा, अपने आप को ये कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि मेरा सीना 56 इंच का है, मैं बड़ा बहादुर हूँ। पंजाब की जनता ने इनको आईना दिखाया कि 56 इंच के सीनों को 6 इंच में सिकोड़ दिया। 98,000 कुर्सियां लगी थी, 700 लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री जी को नौटंकी करके वहां से वापस आना पड़ा और आरोप लगाया पंजाब की सरकार के ऊपर, जबकि जनता ने इनको आईना दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, ये रैलियां जो करते रहे, 2-2 हज़ार बसें लगती थी। इनकी 2000 बसें उस दिन काम नहीं आई जब बम्बई से हमारे मजदूर बेचारे प्रवासी लोग हाथों में बच्चे 6 महीने 8 महीने के बच्चे को लेकर आते रहे। 15 दिन बीत गया, भूखों प्यासे नंगे बेचारे बच्चे मर गए, रास्ते में लोग दफना करके चले आए, तो इनकी बसें कहाँ गई थीं? आज इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रतिफल आपको देख रहे बीजेपी को मिल रहा है कि कभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिनको लोग माला पहनाकर स्वागत करते थे, आज उनको गांव गलियों से भगा करके कुत्तों की तरह भगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा त्रिवेंद्र जी, अब जैसे एक नई चुनौती आपके सामने आ गई है। आप लोग तो जनसभाएं करते थे, जनसंपर्क करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, यात्राएं निकालते थे, लेकिन अब जो नया कोविड प्रोटोकॉल है उसमें आपको डिजिटल के तहत आपको करना है, वर्चुअल रैली करनी है। आपका वर्कर वोटर इतना जागरूक है नहीं, तो क्या आपको लगता है कि एक नया चैलेंज है और नई चुनौती है जिसपे बीजेपी कहीं बाजी मार ले रही है आपसे? नहीं, चैलेंज तो है, निश्चित तौर से चैलेंज है, लेकिन बाजी मारने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास इतने कार्यकर्ता हैं। मतलब आपको मैं भरोसा दिलाऊं, इतने कार्यकर्ता हैं कि डोर टू डोर हमारे वर्कर लगे हुए हैं। इनकी कोई रैली सफल नहीं होगी, चाहे विजुअल करें, डिजिटल करें, सारे कार्यक्रम इनके फेल हो जाएंगे। हम लोग डोर टू डोर कड़ी बना करके समाज को जागरूक और तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर से इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने का काम करेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। त्रिवेंद्र जी, आप लंबे समय तक बीएसपी में रहे, तमाम पदों पे रहे। ये कहा जाता है कि इधर जो है आप ही के कहने पे चिराग जलते थे, लोगों के यहाँ इतना दबदबा था। याद आती है कभी बहन जी की, मायावती जी की याद आती है? देखिए, याद जरूर आता है। याद इसलिए आता है कि जिस मूवमेंट को माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस नारे के तहत गरीब समाज के लोगों को आगे बढ़ने का राजनीति में एक अच्छा अवसर माननीय कांशीराम साहब ने दिया था। निश्चित तौर से उस नारे को बदल करके बहन कुमारी मायावती जी ने नारा दे दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कभी कभी बात खटकती है कि हमारे मसीहा स्लीपर चप्पल पहन करके
पूरे देश में बहुजनों को तैयार किया और आज बहन जी उसी मिशन को रौंद रही हैं। तो इस बात को लेकर तो याद आता है, दुख भी होता है कि हम लोग पैदल चल के गाली अपमान सह करके इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। आज वो मिशन हम ही लोगों के समय में ख़त्म हो रहा था। मानव कांशीराम कहते थे कि हमारा ये मिशन पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलेगा, लेकिन हम लोगों के जीते जी ये मिशन खत्म हो रहा, तो निश्चित तौर से दुख तो है ही है। अच्छा, आपको ये लगता होगा कि जैसे कई नेता हैं तो क्या मतलब जो सब लोग हैं सब इसी तरह से पीड़ित है, जो बड़े बड़े जैसे कहा जाता है कि बीएसपी के बैकबोन जिसे स्तंभ कहा जाता है, वो सब एक के बाद एक छोड़ के जा रहे थे, तो वजह यही थी मिशन का काम ना होना। जी एकदम बिल्कुल मिश्रा जी। देखिए जितने लोग बहुजन समाज पार्टी में या वाम सेफ डीएस फोर्स में जुड़े थे तो कोई स्वार्थ में नहीं जुड़े थे। हम लोग जब जुड़े थे तो मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मानव कांशीराम साहब जी का भाषण और कैडर सुना नरेंद्रालय फैजाबाद में, और तब से इस मूवमेंट में जुड़ गया। तो उस समय हम लोगों का एक ख्वाब भी नहीं था कि हम एमपी एमएलए बनेंगे, लेकिन ये था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपने बच्चों को बिना कफन के दफन करके समाज के को हर जिंदगी के पहलू में जीने का अवसर दिया, तो ऐसे लोगों को भी राजनीति में भागीदारी मिलेगी, समाज में अच्छा चलने का, स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। तो इस मूवमेंट के साथ तहत हम लोग जुड़े थे और उसी मूवमेंट को आज बहन कुमारी मायावती जी रौंदने का काम कर रही हैं। निश्चित तौर से इससे हर व्यक्ति जो दुखी हुआ और दुखी होकर के फिर वो कहीं न कहीं ठौर तलाशने के जुगत में लग गया। आपकी जो बीएसपी के सहयोगी हैं वो कहते हैं कि दरअसल बहन जी ने उनको बहुत कुछ दिया, और त्रिभुवन दत्त जी बात तो दलितों की करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना एक सामंत शाही आदमी है, वो लोगों से पैर छुआते हैं, डिग्री कॉलेज में बैठ करके लाइन लगवाते हैं लोगों से, तो उनके अंदर बात तो वो करेंगे मिशन की, लेकिन है उनके अंदर सामंत शाही। मानव कांशीराम साहब तो यही कहते थे कि अगर व्यक्ति योग्य हो जाएगा तो बिना कहे उसका पैर लोग छूने का काम करेंगे। और आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मेरा संविधान लागू होगा और संविधान के बदौलत गरीब समाज के लोगों को सत्ता में पहुंचने का अवसर मिलेगा, तो जो लोग इस गरीब समाज के लोगों के मुंह पर जूता मारने का काम करते हैं, वही समाज के लोग सत्ता में पहुंचने के बाद कभी तुम्हारे जूते के फीते खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। निश्चित तौर से कोई सामंतवादी और सामंतवाद का मतलब नहीं होता, लोग श्रद्धा और प्यार मोहब्बत से मतलब पैर छूते हैं, सम्मान देते हैं। ये श्रद्धा और प्यार का सवाल है। बड़े बड़े राजा महाराजा आप देखे होंगे जो तानाशाही दिखाते हैं, उनका अंत हो गया। हम लोग सुनते थे कभी मकरही स्टेट, कभी हंसवर स्टेट, आज उसका कोई नाम रह गया। लेकिन जो समाज में भाईचारा और सादगी से जीने का काम करेगा वो सदियों अमर रहता है। मानव कांशीराम साहब कहते थे कि किसी की ज़िंदगी में अच्छा अवसर तभी आता है जब वो समाज के लिए जीने मरने का काम करता है। व्यक्ति जीता है, मरता है, चला जाता है दुनिया छोड़कर, उसका नाम कभी अमर नहीं होता है, लेकिन याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को जो रोक दिया करते हैं बढ़ते हुए तूफानों को, और ज़िंदगी कदम चूम लेती है जो सजा देते हैं उजड़े हुए वीरानों को। उसी में से आपका ये एक छोटा सा कार्यकर्ता त्रिभुवन दत्त है। मेरे बारे में आप जानकारी करेंगे तो मैंने एक विधायक हो करके मैं समझता हूँ कि एक समाज का विकास, एक व्यक्ति का विकास नहीं कर पाता, लेकिन त्रिभुवन दत्त ने हजारों लोगों को रोजी रोटी दे करके उनके घरों पर चिराग जलाने का काम किया है। तो निश्चित तौर से लोग सम्मान देते हैं और इस सम्मान का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं मिश्रा जी आपको बताऊं कि यही सबसे बड़ा कारण है जो त्रिभुवन दत्त का कुछ लोग विरोध करते हैं। पहले बुजुर्ग कहते हैं ना काना भाई राम राम, तो कहना झगड़ा झगड़े ही है। तो जो लोग मेरा सम्मान करते हैं, हजारों लोग खड़े रहते हैं, तो यही देख करके विरोधी का पेट फूलता है, तो उसको हम क्या करें बताइए। तो हम तो अपने निरंतर मिशन में लगे हैं, भाईचारा देने में लगे हुए हैं, और उसी का प्यार स्नेह त्रिभुवन दत्त को लोग देते हैं। तो इसे विरोधी जलते हैं तो जलते रहें। ठीक। अच्छा, जिस तरह से अभी चुनाव हो रहा पूरे प्रदेश में, आपको लग रहा है कि जिस तरह से तमाम छापे पड़ते हैं आपके नेताओं के ऊपर, तमाम इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के, तो आपको लगता है कि जो जो चुनाव और करीब आएगा ये चीज़ें और तेज होगी, और आप तैयार हैं इसके लिए? हम लोग तो तैयार हैं भाई, कोई चोरी बेईमानी तो किए नहीं है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है, अब उसके पास कोई हथियार बचा हुआ नहीं है, यही आखिरी हथियार है। लेकिन इन सभी हथियारों का जवाब जनता देगी, 10 मार्च को आप लोग देखेंगे जी। अच्छा, इसका कोई फायदा तो होगा उनको जो राशन बांट रहे हैं, गरीबों में जा रहे हैं, जिस तरह से वो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं बराबर, उसका आपको लगता है कि उसके लिए आपको भी आगे आना होगा, कुछ ऐसे स्कीमें लानी होंगी, अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसा अनाउंस करना होगा कि जो वो करें? अब देखिए, जैसे ये जो राशन दे रहे हैं, राशन तो जनता को मिल रहा है,
लेकिन खाद कितनी महंगी हो गई, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे जनता परेशान। अभी आप देखे होंगे जो धान था किसानों का, धान बेच नहीं पाए, करे केंद्रों पर धान खरीदे नहीं गए, लोग टालियां लेकर के रोते रहे, एक एक हफ्ता पड़े रहे। तो इन तमाम चीज़ों पर राशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। और निश्चित तौर से मैं आपको बताऊं कि इस प्रदेश की जनता को जो ठगने का काम योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं, जैसे आपने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं मार्च तक राशन फ्री दूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 5 साल तक फ्री देंगे, अगर हमारी सरकार बनी तो 5 साल तक हम फ्री देंगे। और आप देखे होंगे कि सबसे बड़े का मुद्दा जो है, जैसे आप देखे होंगे कर्मचारियों के पेंशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना बड़ा दिल, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन को हम बहाल करने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जो हमारे माँ बहनों को, बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन था, इसको हम 1500 करने का काम करेंगे। तो ऐसी तमाम सारी जनहित की योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाने का काम किया है, जिसको लेकर के जनता बहुत प्रभावित है, हर समाज के लोग प्रभावित हैं। और मैं बताऊं कि पुरानी पेंशन को लेकर के जो उत्साह लोगों में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, मुसलमान, यादव, कुर्मी, कहां लोहार, हर समाज में जो कर्मचारी वर्ग है बहुत खुश है। और वो रात दिन ये पूजा कर रहे हैं कि कैसे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मिले और बने और हम लोगों को ये सम्मान मिले। अच्छा, जब तरुण जी आप जाते होंगे जनता के बीच में, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय वादा है कि साहब वो 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे आपको, तो इसका भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। भाजपा तो कह रही है कि साहब हमने हाफ कर दिया तुरंत। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग गाँव जाते हैं, माँ बहनें उससे मिलते हैं तो माँ बहनें पर्ची लेकर आ जाती हैं। हम लोग पूछते हैं बहन जी ये कैसी पर्ची है, वो कहते हैं भैया खंभवा लगल, तरवा ना खींचल गया, 56,000 का बिल आ गया है। तो हम लोग जब बताते हैं कि माननीय अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, तो लोग तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं और वो रात दिन पूजा कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्द से जल्द माननीय अखिलेश यादव जी मिले कि बिजली के फर्जी भुगतान से हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। अच्छा त्रिभुवन जी, जैसे तमाम नेताओं से आपने समझौता किया है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय चौहान हो, कृष्णा पटेल जी हो, तो आपको लगता है कि जो तमाम छोटे छोटे दल हैं ये कहीं ऐसा न मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ज़्यादा जोगी आ जाए, मठ उजाड़ हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ करके शामिल करने का काम किया, गठबंधन करने का काम किया है और सबको उचित भागीदारी देकर के सम्मान देंगे, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। और ना आप देख रहे हैं कहीं आक्रोश लोगों में है। जिस तरह से आप रैली नहीं कर पा रहे हैं, आपके बड़े नेता रैली नहीं कर पा रहे हैं, रथ यात्रा जो आपकी निकली थी उसको उस पर बैन कर दिया है, तो हालांकि कहा जा रहा है कि भाई जीवन सबसे पहले है, कोरोना से लड़ना है, तो आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग भी कहीं पक्षपात कर देता है, उनके लोगों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता है, आप पे बड़ी निगरानी रखता है? अब मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग पर तो कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से आप देखे होंगे कि उनकी रैलियां जो बड़ी बड़ी, अभी उधर पश्चिमांचल में एक विधायक ने पूरी रैली निकाली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तमाम दीवालों पर मोदी और योगी जी के जो प्रचार लगे उसको मिटाने का काम नहीं किया गया। हम लोग कहीं निकलते हैं तो तुरंत नोटिस लेने का काम करते हैं। निश्चित तौर से चुनाव आयोग को इन तमाम चीज़ों को, किसी भी दल के लोग हों तो उसको नोटिस लेकर के आचार संहिता से कड़ाई से पालन करना चाहिए। और जहाँ तक आप कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं तो आज हिंदुस्तान में पेपर में फर्स्ट पेज पर पढ़ा हूँ कि आज लिखा हुआ है कि कोरोना की तीसरी लहर अब लगभग वापस की तरफ है। आप देखेंगे कुछ दिन में कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर जब बढ़ाने का मन कहेगा तो कोरोना अपने आप बढ़ जाएगा। लोग गांव में कहते हैं कि पहले नौटंकी नाच हुआ करती थी। माँ बाप हम लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग, कि भैया जोकर जब लड़ाई लड़ता था तो कहता था कि जब हम कहेंगे लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद, और जब कहेंगे लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू। तो उसी तरह से कोरोना हो गया है, जब मन कहेगा तो कोरोना बढ़ जाएगा, जब चाहेंगे कोरोना घट जाएगा। तो इस पर क्या हम लोग विचार का, इसमें तो डॉक्टर लोग ही। आपको लगता है कि हर चीज, हर एक बात का आड़ ले रही है, आप जनसभाएं न कर पाए, पब्लिक मीटिंग न कर पाए, इसके एक षड्यंत्र है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र का मिश्रा जी एक हिस्सा है। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, जनसभाओं में लोग नहीं जा रहे थे। अच्छा, उधर जो इन्होंने रैली की तो 2-2 हज़ार बसें लगा करके मास्टर और सफाई कर्मी और तमाम सेक्रेटरी को बुलाने का काम किया। अब आचार संहिता लगी, ये काम कर नहीं सकते। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर से चले,
और लखनऊ पहुंचते पहुंचते उन्हें 4 बज गया। आपको मैं भरोसा दिलाऊं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे मतलब रात में हजारों, 10,000, 5,000 की भीड़ हर जगह खड़ी थी और 1-1 किलोमीटर पे लोग भीड़ लेकर खड़े थे। इससे घबरा करके मोदी जी को ये तमाम फैसले लेने पड़े और जिसके नाते वो फेल हो गए और उसी का नतीजा कि इन रैलियों पर, जनसभाओं पर, रथ यात्राओं पर रोक लगाने का काम किया गया है। अच्छा त्रिवेंद्र जी, इतना दिन हो गया आपको पार्टी में, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, कहीं मायावती से आमना सामना हो गया कि नहीं? नहीं, हमारा मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, कभी उन्होंने आपको जन्मदिन पे बधाई दिया हो या आपने उनको फोन पे भी बात किया हो? नहीं, हम फोन पे नहीं बात की। हमारा एक सिद्धांत है कि जिससे दूरी हो गई तो उससे दूरी ही रहते हैं। अरे दूरी राजनीतिक हो गई, व्यक्तिगत क्या दूरी? अब व्यक्तिगत राजनीतिक दूरी नहीं, व्यक्तिगत ही दूरी है भाई। बहन जी हमें वो कहते थे, बहन जी आपको इतना मानती थी कि आप जाते थे तो पूछते थे खाना वाना खाए हो, पेट भरा है? नहीं, हर तरह से पूछती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, राजनीति से हटने का मतलब नहीं हम किसी का विरोध करें। आप देखे होंगे, मैंने जब जिस दिन पार्टी ज्वाइन की उस दिन भी मैंने कहा कि आज मेरा पार्टी छोड़ने का कार्य मतलब केवल बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों से हटने के नाते है। बाकी हमारा कोई बहन जी से नहीं मतभेद है, लेकिन अब हमारा नेता इस सिद्धांत से भटक जाए तो हमारा करके क्या करेंगे? हम तो MP MLA बनने के लिए जुड़े नहीं थे, हम तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े थे। मिशन मूवमेंट भटक रहा है तो फिर हमें हटना पड़ा। ठीक। त्रिभुवन जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि इस चुनाव में जो तमाम चीजें हैं, कोविड है, ED है, इनकम टैक्स, CBI है, आपसी मतभेद है, तमाम दलों का समायोजन है, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? देखिए, चुनौती बहुत कुछ चुनौतियां होती हैं, लेकिन जब समाज और जनता तैयार रहती है तो सारी चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती है। भाई ED छापा डाल देगी, मुकदमा लिख दी, जेल भेज सकती है, लेकिन जनता को मोहर लगाने से, बटन दबाने से नहीं रोक सकती है। और जनता पूरी तरह से तैयार है, इन तमाम जो है इनके षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब देगी, इनके हथकंडों का जवाब देगी और जवाब दे करके प्रदेश की जनता इतनी सीटें जिता कर भेजेगी कि प्रचंड बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद आपका। तो मुझे जनतन TV से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे त्रिभुवन दत्त जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से बात किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी सिस्टम और तमाम सहयोगी संगठनों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इनके साथ पूरी तौर पे जनता खड़ी है और जहां जनता खड़ी होती है चुनाव उसी के पक्ष में जाता है। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन TV, आलापुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.